तो दोस्तों आज जिस टॉपिक को आपके सामने लेकर आए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसके आधार पर मेरिट में मार्क नंबर आता है। ये कौन से चैप्टर हैं आपके? रॉयल्टी अकाउंट, क्योंकि ग्रेजुएशन में आते हैं। हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो यहाँ से आज हमारे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकार शुल्क रॉयल्टी किस प्रकृति का व्यय है? व्यक्तिगत खाता होता है ये, वास्तविक खाता होता है, नाममात्र खाता होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो अधिकार शुल्क मतलब रॉयल्टी अकाउंट है, ये रॉयल्टी जो होता है, जो पट्टा दाता है, जो मालिक है, उसके लिए तो ये आय है। और जो पट्टा दाता है, जो इसको पे करता है, उसके लिए खर्चा है। और आय हो या खर्चा हो, इनकम हो या आपकी एक्सपेंस हो, दोनों ही किस में आ जाते हैं? वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं, मतलब नामात्र का खाता। तो सही आंसर जो यहाँ पर होगा वो होगा आपका नामात्र खाता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम किराया, जिसको इंग्लिश में मिनिमम रेंट कहते हैं। इसको और किस किस के नाम से इसको जाना जाता है? मृत किराया, अचल किराया, समतल किराया, या ये सभी? देखिए ये सभी जो है यहाँ करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सभी किसके नाम है? मिनिमम रेंट, न्यूनतम किराए के नाम है। मृत किराया कह दो, डेड रेंट, फिक्स रेंट या फ्लैट रेंट, सभी ये इसी के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु कार्य राशि का अर्थ है न्यूनतम किराया माइनस वास्तविक अधिकार शुल्क, या वास्तविक अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया। तो याद रखो, जब न्यूनतम किराया ज्यादा हो जाता है वास्तविक किराए से, तब उसको बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए। ये ऑप्शन क्या है कि न्यूनतम किराया माइनस वास्तविक अधिकार शुल्क, मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रेंट। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, पट्टादार लेजी के लिए अधिकार शुल्क रॉयल्टी है। तो अभी तो बताया था, लेजी कौन है? जो पट्टे को अपने किराए पर ले रहा है। तो अब जब वो किराए पर ले रहा है तो उसको किराया देना पड़ेगा। अब जब वो किराया दे रहा है तो उसके लिए तो ये व्यय हो गया। उसके लिए क्या हो जाएगा? ये व्यय हो जाएगा। तो फोर्थ का जो आंसर होगा वो करेक्ट क्या होगा? वो आंसर होगा यहाँ पर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, भूस्वामी लैंडलॉर्ड के लिए अधिकार शुल्क खाता क्या होता है? अब यहाँ जो भूस्वामी है, जो अपनी लैंड को दूसरे को किराए पर दे रहा है, उसके लिए ये क्या होगा? आय या लाभ होगा, हानि होगी, संपत्ति या दायित्व है? तो उसके लिए ये क्या होगा? गेन होगा। उसको तो अच्छी बात है, फायदा हो रहा है, इनकम हो रही है। तो ऑप्शन आपका ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपलिखित न की जा सकने वाली लघु कार्य की जो अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग्स को वर्ष के अंत में कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? अब प्रॉब्लम यह ये है कि आप किसकी तरफ से देख रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखना, आप लीजी की तरफ से देखेंगे। तो लीजी इसको क्या करेगा? देखिए लीजी जो होता है उसको एक अधिकार मिलता है कि आप जो आपका मिनिमम रेंट है, शॉर्ट वर्किंग है, आप उसको क्या करेंगे? उसको आप कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए आप उसको रिकूप्ड कर सकते हो। ठीक है, एडजस्टेड कर सकते हो। तो अगर एडजस्टेड नहीं हुआ तो उसको वो कहाँ दिखाएगा? तो उसके लिए क्या है? ये लॉस है, एक्सपेंस है। और आपको पता है, हम एक्सपेंस जिसको रिटर्न ऑफ नहीं कर पाते, उसको कहाँ लिखते हैं हम? तो फिर हम उसको सीधा, वो एक्सपेंस होगा, उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे कि ये तो हमारा क्या हो गया? फाइनली लॉस हो गया। अगर ना होता ये लॉस तो हम क्या करते? इसको फिर हम पूरा कर लेते। लेकिन ये पूरा हुआ ही नहीं है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे। तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका, लघु कार्य खाता शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पट्टेदार की पुस्तकों में दिखाया जाता है। तो शॉर्ट वर्किंग पट्टेदार के यहाँ क्या दिखाया जाएगा? तो देखिए, जो शॉर्ट वर्किंग है, पट्टेदार को तो, जो भूस्वामी है, उसको तो पता है कि ये पैसा वो कभी भी पूरा कर सकता है। तो उसके लिए क्या है? ये दायित्व होगा। क्या होगा उसके लिए? दायित्व होगा। तो वो कहाँ दिखाएगा? दायित्व में दिखाएगा। और दायित्व कहाँ होते हैं? आर्थिक चिट्ठे में, मतलब बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट है जो एसेट साइड है, वहां पर वो इसको दिखाएगा। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब वास्तविक अधिकार शुल्क, एक्चुअल रेंट, न्यूनतम किराए से अधिक हो जाता है, तो आधिक्य को क्या कहा जाता है? कह रहे हैं कि जब एक्चुअल रेंट, जो रियल में रेंट था, वो ज्यादा है मिनिमम से, तो इसको क्या कहेंगे? लघु कार्य। लघु कार्य तो तब होता जब मिनिमम रेंट ज्यादा होता। तो सरप्लस होगा या मर्द किराया होगा? मर्द या डेड तो उसी को कहते हैं, रॉयल्टी को।
प्रॉफिट भी नहीं है तो इसको बोलेंगे सरप्लस। क्या बोलेंगे उसको? सरप्लस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सरप्लस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका उपपट्टा, सब लीज। ऐसा होता है जैसे ए ने बी को अपना पट्टा किराए पर दिया, बी किसी सी को दे देगा इसी को, तो वो सी क्या बन जाएगा? उपपट्टा। तो उपपट्टा की स्थिति में मतलब सी नहीं, सी ने जो पट्टा लिया है वो बन जाएगा उपपट्टा, और वो बन जाएगा उपपट्टेदार। तो कह रहे हैं सब उपपट्टा की स्थिति में मुख्य पट्टेदार को जो अधिकार शुल्क मिलता है वह उसके लिए क्या होता है? किसको मिल रहा है? ये मिल रहा है अधिकार शुल्क, किसको मिल रहा है? मुख्य पट्टेदार को, मतलब जो भूस्वामी था। तो उसके लिए क्या है? ये रॉयल्टी व्यय होगा, रॉयल्टी आय होगी, या न्यूनतम किराया होगा, या उप किराया होगा। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी, रॉयल्टी होगा उसके लिए। तो देखिए, उसके लिए तो ए दे या बी दे, आ तो रही उसको इनकम ही है, आय तो हो रही है, तो रॉयल्टी आय हो जाएगी उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हड़ताल की अवधि में न्यूनतम किराया। जब हड़ताल हो जाती है, जो न्यूनतम किराए की यहाँ पर बात हो रही है, तो न्यूनतम किराया देखिए ये दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ। हड़ताल की अवधि में न्यूनतम किराए को आनुपातिक रूप से कम करने का समझौता किसके बीच होता है? इसका मतलब एक समझौता हो जाता है कि भाई हम क्या करेंगे, अगर आपकी हड़ताल हो जाती है तो जो भी आनुपातिक रूप से किराया आपका कम होगा वो कम कर दिया जाएगा। तो वो किस किस के बीच में होती है? पट्टेदार और सरकार के बीच में, पट्टेदार और भूस्वामी के बीच में, या भूस्वामी और श्रमिक के बीच में, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्यों? देखो, एक तो है पट्टेदार जिसने किराए पर लिया है पट्टा, एक वो है जो पट्टे का मालिक है, वही तो आपस में करेंगे समझौता कि हाँ भाई अगर आपको हड़ताल हो जाती तो कुछ हम कम कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉयल्टी की गणना सामान्यतः किस आधारित आधारित होती है? जो रॉयल्टी है वो किस पर आधारित होता है? उत्पादन पर, केवल क्रय पर, केवल पूंजी पर, या न्यूनतम किराए पर? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका ए सही। ये होता है उत्पाद पर, मतलब आपने इस पे कितना उत्पादन किया है, प्रोडक्शन कितना किया है, बिक्री कितनी करी है, उसी के हिसाब से आप किराया देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका। यदि पेटेंट के संबंध में रॉयल्टी दी जा रही है, किसके संबंध में? पेटेंट। पेटेंट क्या है? आपने कोई मेडिसिन बनाई है और आपने उसका राइट ले लिया है, कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता, तो वो क्या है आपके पास? पेटेंट है। तो ये आपने किसी को पेटेंट दिया होगा, तो कह रहे पेटेंट के संबंध में रॉयल्टी दी जा रही है, तो गणना का आधार सामान्यतः क्या होगा? अब जो आपने एक बात बनाई है, आपने एक मेडिसिन बनाई है, उसको आपने पेटेंट करा लिया, मतलब उसको कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। अब आपने इसको किसी को अलाउड कर दिया, दे दिया, तो उसे किराए पर दे दिया कि आप इससे मेडिसिन बना सकते हैं, इतनी सीसी या इतनी जो आपका बॉक्स है स्ट्रिप बना सकते हैं। अब उसको कह रहे हैं कि यहाँ पर आप, तो देखिए ये पूछ रहे हैं, तो आप आपसे जो पेटेंट लिया है और उससे क्या मेडिसिन बनाई है, तो जितनी सीसियां, मान लेते हैं सीसी बनाई है आपने, तो वो सीसी, तो जो आपने सीसी बनाई है उनको जितनी सीसी बेची जाएंगी उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा उस पर रॉयल्टी, या जितनी सीसी बनाई है जिससे जिसने आपसे पेटेंट लिया है वो उसके हिसाब से आपको पैसा देगा, या उसको जो लाभ होगा उसके हिसाब से देगा, या कुल लागत। तो देखिए, अब बनाने से मतलब नहीं होता, यहाँ बेचने से मतलब होता है। तो याद रखना, सेल्स वॉल्यूम के आधार पर दी जाती हैं। भाई आपने मान लेते हैं किसी ए नाम के फर्म को, ए नाम की फर्म थी, उसको पेटेंट दे दिया अपना कि आप मेरे इस चीज को बना सकते हो, तो वो उसको जितना भी बेचेगा उस पर बेचकर जो पैसा आ रहा है ना, उसके हिसाब से आपको रॉयल्टी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयले की खान के संबंध में रॉयल्टी की गणना किस प्रकार पर होती है? तो अगर आप कोयले निकाल रहे हैं, आपकी खान है और उससे कोयला निकाल रहा है कौन? पट्टेदाता। तो निकाले गए कोयले की टन पर आउटपुट, बेचे गए कोयले पर, या श्रमिकों की संख्या पर, या खान के क्षेत्रफल पर। देखो, आप इसे उसी के बेस पर क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अब उसी के आंसर पर दीजिए। देखिए, निकाले गए आउटपुट टन पर, बेचे गए कोयले पर नहीं, याद रखना खान पर क्या होगा? खान पर होगा, उसका उल्टा है वहां। देखिए, बुक्स तो बेची जाएंगी कितनी, उस सेल, जो सेल वॉल्यूम है, सेल प्राइस है उस पर। इसी तरह से शीशियां आपने मेडिसिन बनाई आपके पेटेंट से, तो वो कितने रुपए की बेची जाएंगे उस पर मिलेगी। बट अगर कोयले की खान की बात की जाए, किसकी? कोयले की खान की, तो कितना आपने निकाला है उससे मतलब नहीं है आपने बेचा कितना। हो सकता है आपने स्टॉक करके रख रखा हो, आप बाद में बेचें, तो आपको आपको किस पर देनी है? निकाले गए कोयले के टन पर हिसाब पर देनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भूस्वामी की पुस्तकों में लघु कार्य की राशि को किस नाम से खोला जाता है? भूस्वामी मतलब पट्टेदाता की पुस्तकों में लघु कार्य राशि को किस नाम से खाता खोला जाएगा, बताइए उसको क्या कहेंगे? आप शॉर्ट वर्किंग कहेंगे, रॉयल्टी रिजर्व, या शॉर्ट वर्किंग अलाउंस अकाउंट होगा, या लाभानी खाता होगा, या उचंत खाता होगा। मतलब उचंत खाता मतलब सस्पेंस अकाउंट होगा। तो याद रखिए यहाँ पर वो क्या होगा, अधिकार शुल्क आरक्षित खाता खोलता है। ठीक है, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट वो अपने यहाँ पर खोलता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो है वो उसको पूरा कर सकता है। कौन? पट्टादाता। पट्टादाता इसको पूरा करेगा, किसको? शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग किसके लिए होता है? उसके लिए, पट्टेदाता के लिए, और सॉरी पट्टेदार के लिए। और जो पट्टादाता है, पट्टादाता क्या करता है? इसके लिए रिजर्व, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट खोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि लघु कार्य की राशि को अपलिखित रिकूप करने का अधिकार प्रथम 3 वर्षों के लिए तक सीमित है, मतलब 3 वर्षों तक सीमित है, तो यह उदाहरण है। तो ये क्या पूछा गया कि यह बताइए उदाहरण किस चीज का है? मतलब ए ने बी को अपनी कोई एसेट दी है और बी उसको यूज कर रहा है, खानी हो सकती है। तो जो शॉर्ट वर्किंग है उसको ए ने बी से कहा है कि तू, अगर आपको शॉर्ट वर्किंग होती है तो तू 3 महीने तक, सॉरी 3 वर्ष तक अपने इस शॉर्ट वर्किंग को अपलिखित कर सकता है। तो इसको, ये जो समझौता हुआ है, इसको कह रहे हैं कि बताइए यह किस तरह का उदाहरण है? मुक्त अधिकार का है, मुक्त अधिकार है, निश्चित अधिकार है, अनिश्चित अधिकार है, प्रतिबंधित अधिकार है। तो देखिए यहाँ पर आप नाम से ही पता चल रहा होगा, निश्चित अधिकार है। क्या है ये? निश्चित अधिकार, मतलब आपको एक निश्चित समय दिया गया है कि आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि लघु कार्य की राशि को आगामी 2 वर्षों में अपलिखित किया जा सकता है, तो यह उदाहरण किसका होगा? निश्चित अधिकार का, 2 वर्ष के लिए आगामी, परिवर्तनशील मुक्त अधिकार का, या सीमित अधिकार का, या इनमें से कोई नहीं। तो सीमित, निश्चित, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका बी, परिवर्तनशील या मुक्त अधिकार का। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। लघु कार्य की राशि को आगामी 2 वर्षों में अपलिखित किया जा सकता है, तो यह उदाहरण है। देखिए इसका आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप देखोगे, यहाँ 2 वर्षों के लिए मिल रहा है अधिकार, और वहां 3 वर्षों के लिए मिल रहा था। है तो क्वेश्चन है कि 2 वर्ष और 3 वर्ष फिक्स है वर्ष, तो इसको निश्चित में ही लेंगे। किस में लेंगे इसको? सीमित अधिकार में ही लेंगे। किस में लेंगे हम? सीमित अधिकार में इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एक सीमा दी हुई है, एक सीमित अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, तो सीमित में इसको लेंगे, मतलब निश्चित है। अगर सीमित ना हो तो इसको आप निश्चित भी कह देते, लेकिन यहाँ पर सीमित अधिकार है, सीमित समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पट्टेदार द्वारा भूमि को दी जाने वाली, भूस्वामी को दी जाने वाली वास्तविक राशि क्या होगी यदि वास्तविक रॉयल्टी 8,000 और न्यूनतम किराया 10,000? अब आप देखिए, न्यूनतम किराया क्या है? 10,000। मतलब पट्टादार कह रहा है कि मुझे कम से कम 10,000 रुपए चाहिए, इससे अगर कम की आप इनकम करते हैं तो फिर मुझे 10 ही चाहिए। और अगर आप इससे ज्यादा इनकम करते हैं तो जितने भी करते हैं। बट हुआ क्या कि वास्तव में जो रॉयल्टी आ रही है, जो उत्पादन हुआ है वो कम हुआ है, तो रॉयल्टी तो 8,000 आ रही है, लेकिन उससे समझौता क्या कि कम से कम आपको 10,000 देने ही पड़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? 10,000 ही देने पड़ेंगे। तो न्यूनतम किराया तो बच्चों देना पड़ेगा, चाहे आपका उत्पादन कम हो। 10,000 यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पट्टेदार द्वारा भूस्वामी को देय राशि क्या होगी यदि वास्तविक रॉयल्टी तो 15,000 है और न्यूनतम किराया 12,000 है, और कोई लघु कार्य की राशि अपलिखित नहीं करनी है, अपलिखित भी नहीं करनी। अब एक बात देखिए, तो यहाँ पर वैसे तो न्यूनतम किराया तो 12,000 रुपए है, बट अब की बार उत्पादन तो ज्यादा हुआ है ना, तो न्यूनतम का तो मतलब ये है कि कम से कम इतना देना है, बाकी तो रियल में जितना हो इससे ज्यादा। तो यहाँ 15,000 हो रहा है, तो आपको फिर क्या देना पड़ेगा? 15,000 रुपए देना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम किराया खाता, मिनिमम रेंट अकाउंट कब खोला जाता है? जब वास्तविक रॉयल्टी न्यूनतम किराए से अधिक हो, वास्तविक रॉयल्टी न्यूनतम किराए से अधिक हो, या जब वास्तविक रॉयल्टी न्यूनतम किराए से कम हो, या जब दोनों बराबर हो, या हमेशा खोला जाता है? तो सही आंसर यहाँ पर होगा, वो होगा आपका बी, जब वास्तविक रॉयल्टी न्यूनतम किराए से भी कम हो जाती है।
मतलब न्यूनतम किराया तो आपको देना ही है, लेकिन आपकी वास्तविक में जो किराया आ रहा है वो न्यूनतम किराए से कम हो जाए, तो तब आपको क्या खोलना पड़ेगा? मिनिमम रेंट अकाउंट खोलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पट्टेदार की पुस्तक में रॉयल्टी खाता बंद करने के लिए वर्ष के अंत में जनरल प्रविष्टि क्या होगी? अब पट्टेदार की बात हो रही है, किसकी? पट्टेदार की, मतलब जिसने पट्टा किराए पर लिया है उसकी बात हो रही है। अब वो क्या बंद कर रहा है? रॉयल्टी अकाउंट बंद कर रहा है। रॉयल्टी अकाउंट का मतलब क्या है? तो देखिए, बात ये है कि रॉयल्टी जो है पट्टेदार के लिए तो खर्चा है, और कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी खर्चा हो, जब उसको रिटर्न ऑफ किया जाता है या पुस्तकें बंद की जाती हैं, तो कहाँ दिखाते हैं उसको? खर्चे तो कहाँ दिखाए जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो किया जाएगा डेबिट, और रॉयल्टी अकाउंट को किया जाएगा क्रेडिट, क्योंकि जब रॉयल्टी पेड की गई होगी तब रॉयल्टी को डेबिट किया होगा टू लैंडलॉर्ड, और अब क्या हो रहा है? वो खर्चे को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि पहले डेबिट किया था। तो डेबिट में क्या होगा? अब डेबिट में होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब रॉयल्टी ड्यू होती है, क्या होती है? रॉयल्टी ड्यू होती है और न्यूनतम किराया खाता नहीं खोला जाता, तो पट्टेदार की प्रविष्टि क्या होगी? तो पट्टेदार की यहाँ प्रविष्टि क्या होगी? समझिए पहले। रॉयल्टी ड्यू तो हो गई है और न्यूनतम किराया भी नहीं खोलना, पट्टेदार की बात कर रहे हैं। तो जब रॉयल्टी ड्यू होती है तो आप एंट्री क्या बनाते हैं? तो रॉयल्टी ड्यू होने पर जो आपकी एंट्री बनती है वो बनती है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू टू लैंडलॉर्ड होता है। तो क्या होता है? लैंडलॉर्ड होता है, और लैंडलॉर्ड के साथ साथ शॉर्ट वर्किंग भी होता है। तो डेबिट में दो चीज आ जाती है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, और टू लैंडलॉर्ड। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? यहाँ ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूस्वामी को भुगतान करने पर प्रविष्टि होती है। भूस्वामी को भुगतान करने पर प्रविष्टि होती है। जब भुगतान करे हो तो पैसा जाएगा, बैंक जाएगा। किसको दे रहे हो? उसको डेबिट कर दो। सिंपल सी बात है। तो दे किसके रहे हो? लैंडलॉर्ड को दे रहे हो, तो लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दो। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकार शुल्क, रॉयल्टी और किराया, रेंट में मुख्य अंतर क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं किराए में और साथ ही रॉयल्टी में क्या अंतर होता है। तो ऑप्शन पहला देखते हैं। किराया उत्पादन बिक्री पर निर्भर करता है, रॉयल्टी समय पर। रॉयल्टी उत्पादन बिक्री पर निर्भर करती है, जबकि किराया समय और स्थान पर। दोनों में कोई अंतर नहीं है। किराया केवल मूर्त संपत्तियों पर देय होता है? नहीं। सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका बी। क्योंकि समझिए, आपने कितना माल बेचा उस पर आपको रॉयल्टी देनी है, उस पर किराया देना है, रॉयल्टी देनी है। और जो किराया है, किराया क्या है कि आप 1 महीने रहे किसी मकान में तो 1 महीने का समय के आधार पर हो गया। 2 महीने में रहे तो 2 महीने का किराया देना पड़ेगा। यहाँ ये नहीं है कि आपने उससे उत्पादन कितना किया। या स्थान पर हो सकता है, एक कमरे में रह रहे हो तो एक कमरे का किराया दोगे, और दो में रह रहे हो तो दो का किराया दोगे। तो ऑप्शन क्या सही होगा? बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉपीराइट के मामले में रॉयल्टी का भुगतान लेखकों किस आधार पर किया जाता है? अब देखिए, वही बात आ गई है। मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपी राइट आपने दिया है, मतलब प्रकाशक को आपने राइट दे दिया है कि आप हमारी मेरे इस मैं राइट दे रहा हूं कि आप मेरी पुस्तक को छाप कर बेच सकते हैं। तो जितनी भी बिकेंगी पुस्तकें, वही आ गया ना सेल्स वाली, जितनी भी बिकेंगी बिक्री के आधार पर। किसके आधार पर मिलेगी रॉयल्टी? बिक्री के आधार पर। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, आप इसको अच्छे से कर ले। यदि वास्तविक रॉयल्टी 12,000, न्यूनतम किराया 10,000 और पिछले वर्ष की लघु कार्य की राशि 1,500 रुपए रिकूप की जाती है, तो भूस्वामी को भुगतान होगा। अब देखिए, वास्तविक तो वैसे तो किराया 12,000 आ रहा है, बट कम से कम तो 10 देना ना। तो यहाँ पर कितने बच रहे हैं? 2,000 रुपए बच रहे हैं। 1,500 इस 2,000 में से आपके पूरे हो जाएंगे। 1,500 क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे 2,000 में। तो फिर भी कितने बचेंगे 2,000 में से? 500 रुपए। तो 10,000 तो न्यूनतम किराया था, और 500 रुपए और बढ़ाकर दे दिए जाएंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10,500। बात समझिए। देखिए, 10,000 तो हो गया न्यूनतम किराया, ये तो जाना ही है। और 12,000 जो अब की बार बैठ रहा है किराया, 2,000 फालतू है। 2,000 में से आप अपने 1,500 पूरे कर लो।
500 तो फिर भी बचे, इन 500 को आपको गोस्वामी को देना पड़ेगा, मतलब 1000 आ, 10,500 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ के जो क्वेश्चन थे, यहाँ तक के क्वेश्चन थे आपके किसके, रॉयलिटी के। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये है आपके किराया किराया पद्धति, हायर परचेज सिस्टम से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो अक्सर पूछा जाता है। देखिए, किराया किराया पद्धति की बात हो रही है। माल का स्वामित्व, ओनरशिप का हस्तांतरण कब होता है? भाई एक ही चीज है, किसकी चीज है? एक ही चीज है। अब यहाँ एक ही चीज बी ले रहा है, वो भी किस पर? हायर परचेज पर ले रहा है। तो यहाँ पर अब उसको किस्त देनी पड़ेगी बी को, तो बी कब इसका मालिक बनेगा? तो जब बी लास्ट किस्त दे देगा तब तक वो मालिक नहीं बन सकता, इस माल का मालिक ए ही रहेगा। इसलिए बी को अंतिम किस्त देनी पड़ेगी, पूरी किस्त देनी पड़ेगी, तभी इसका क्या बनेगा? ओनर बनेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका अंतिम किस्त के भुगतान पर, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो किराया क्रय पद्धति में माल का स्वामित्व, ओनरशिप कब हस्तांतरित होगी? अंतिम किस्त पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये आपको स्क्रीन पर सही दिख रहा है। हो क्या रहा है, कुछ क्वेश्चन आपके बड़े हैं तो वो कोई नहीं, मैं उसको बोल देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको, आपको लग रहा है कि हाँ इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत मेहनत से अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। ये सपोर्ट हमारे लिए नहीं है, ये कॉमर्स कम्युनिटी के लिए है। काम कॉमर्स कम्युनिटी के लिए आप भावी अध्यापकों को और हमें करना पड़ेगा जरूर, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, कॉमर्स की वैकेंसी कहाँ से आती है? आपकी टीजीटी और पीजीटी की आती है। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट फिफ्थ सिक्स से हो जाए तो इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी हो जाएंगे, और ये तभी होंगी जब कॉमर्स वाले ज्यादा लोग होंगे। तो कॉमर्स वालों के लिए काम कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सहारा दीजिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका किराया क्रय अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? जो किराया क्रय अधिनियम था, तो इसकी डेट आपको याद रखनी है। ये कब लागू हुआ था? तो 1956 में हुआ था, 72 में हुआ था, 32 में हुआ था, या 82 में हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगद मूल्य, कैश प्राइस का तात्पर्य क्या है? संपत्ति का तुरंत नगद भुगतान मूल्य, किस्तों का योग, डाउन पेमेंट की राशि, या इनमें से कोई नहीं? तो इसके लिए आपका जो आंसर है वो होगा आपका ए, संपत्ति का तुरंत नगद भुगतान। वो होता है कैश प्राइस। आपकी 1 लाख की संपत्ति है, लेकिन आपको किस्तों में 1,20,000 की मिल रही है, तो आपको जो 1 लाख की नगद अगर ले रहे हो तो 1 लाख में मिल रही है, वो होगा उसका नगद मूल्य। नेक्स्ट है किराया क्रय मूल्य, हायर परचेज प्राइस किसके बराबर होता है? नगद मूल्य प्लस ब्याज माइनस ब्याज, नगद मूल्य प्लस कुल ब्याज, या कुल किस्तों का योग, या नगद मूल्य प्लस डाउन पेमेंट्स? तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, किराया क्रय मूल्य की हायर परचेज प्राइस की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी। आप नगद में आप कितना दे रहे हैं? आप नगद में कितना दे रहे हैं प्लस जितना भी ऊपर आप ब्याज देंगे, वो ब्याज और प्लस जो नगद में, अगर आप नगद लेते थे चीज को, अगर आप इसको किराया किराया पद्धति को ना लेकर नगद लेते तो नगद में कितना था प्लस आपने फालतू ब्याज कितना दिया, उन दोनों को जोड़कर उसको बोलते हैं किराया किराया मूल्य। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका किराया क्रेता द्वारा संपत्ति पर ह्रास, डेप्रिसिएशन लगाया जा सकता है? बिल्कुल लगाया जा सकता है। किराया क्रय मूल्य पर, नगद मूल्य पर, डाउन पेमेंट पर, या अंतिम किस्त की राशि पर? इसका सही आंसर होगा आपका बी, नगद मूल्य पर। आप बात सोचिए, अगर कोई एसेट है तो 1 लाख रुपए की, आपके बस की, बुरा नहीं मान रहा, आपके अगर बस की नहीं है उसको 1 लाख का लेना, तो आप उसको 1 लाख का नहीं ले रहे नगद, आप उसको और फालतू में ब्याज लगाकर ले रहे हैं, किस्तों में 1.5 लाख पर पड़ रहा है। तो एक बात बताइए, डेप्रिसिएशन क्या आप 1.5 लाख पर लगाओगे? चीज तो है वो 1 लाख की ही। तो कैश मूल्य कितना है उस पर ही आप क्या लगाएंगे? यहाँ पर डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे। तो ऑप्शन आपका भी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किराया विक्रेता की पुस्तकों में क्रेता का खाता खोला जाता है। हायर वेंडर
किराया विक्रेता मतलब जो अपनी संपत्ति को बेच रहा है, उसकी पुस्तकों में किराया क्रेता का खाता होता है, तो वो उसको क्या बोलेगा? उसको व्यक्तिगत खाता बोलेगा, वास्तविक खाता बोलेगा, नामात्र का खाता बोलेगा या संपत्ति खाता बोलेगा? तो देखिए अकाउंट्स के टाइप तो सभी ने पढ़े होंगे। भाई लेनदार हो या देनदार हो, खरीदने वाला हो, बेचने वाला हो, ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है? कोई भी पर्सन हो तो वो पर्सनल अकाउंट में आता है, और जो पर्सन भी ना होता, आर्टिफिशियल पर्सन होता तो भी पर्सनल में ही आता। क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन भी किस में आ जाते हैं? किस आपके पर्सनल अकाउंट में ही आ जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका पहला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुबंध के समय दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है? अग्रिम भुगतान, डाउन पेमेंट, प्रथम किस्त, अंतिम किस्त या ब्याज? देखिए आज आपने कांटेक्ट किया कि हमें 1 लाख की चीज को हम 1.5 लाख रुपए में किस्तों में लेंगे। ठीक है, ब्याज लगाकर 1 लाख की को 1.5 लाख में लेंगे। ठीक है, तो आज वो कहता नहीं जी, कुछ पैसा आपको आज ही देना पड़ेगा। तो जो कुछ आज पैसा दे रहे हो उसको आप बोलोगे अग्रिम भुगतान या डाउन पेमेंट। उसको क्या बोलेंगे आप? डाउन पेमेंट बोलेंगे उसको। उसको बोलेंगे आप डाउन पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई क्रेता किस्त देने में चूक करता है तो विक्रेता को क्या अधिकार होता है? वह केवल बची हुई किस्त की राशि मांग सकता है, वह माल वापस ले सकता है, वह क्रेता को जेल भेज सकता है, वह कुछ भी नहीं कर सकता। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, वह माल वापस ले सकता है। ध्यान रखना, अगर आपने बाइक हायर परचेज सिस्टम पर ली है, आपने पूरी किस्तें नहीं दी हैं, तो आपसे वो बाइक छीनी जा सकती है। ठीक है, तो माल वापस ले सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संपत्ति अर्जन पद्धति, एसेट्स एक्टुअल मेथड के अंतर्गत संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है नगद मूल्य से, किस्त में शामिल सॉरी किस्त में शामिल नगद मूल्य की राशि से, किराया क्रय मूल्य से या केवल ब्याज से। संपत्ति अर्जन पद्धति में, एसेट एक्टुअल मेथड में, तो संपत्ति खाता डेबिट किससे करोगे? नगद मूल्य से या फिर आपका किस्त में शामिल नगद मूल्य की राशि से। तो जो किस्त में शामिल नगद मूल्य की राशि है, क्योंकि भाई आप वो तो ब्याज हो गया जो शामिल है, टोटल तो कैश प्राइस प्लस ब्याज दोनों जाते हैं किस्त में। तो आपका जो वो कैश प्राइस है केवल उसी को डेबिट करोगे, क्योंकि मशीन जितने की खरीदते हैं हम उसी को डेबिट करते हैं। तो यहाँ भी हम मशीन के या किस्त के नगद मूल्य को ही हम डेबिट करेंगे। पूर्ण नगद मूल्य है, फुल कैश प्राइस मेथड में अनुबंध के समय संपत्ति खाता डेबिट होता है। अब देखिए वो क्या था, दोनों में अंतर देखिए, ये था संपत्ति अर्जन मेथड और ये क्या है? पूर्ण नगद मूल्य पद्धति, फुल प्राइस मेथड। ये क्या है यहाँ पर? फुल प्राइस मेथड। तो यहाँ पर पूर्ण नगद मूल्य में पूर्ण वाले को आपको याद रखना है, पूर्ण नगद मूल्य से ही आप क्या करते हैं? संपत्ति खाते को डेबिट करते हैं। देखिए अगर आप संपत्ति हायर परचेज सिस्टम से खरीद रहे हैं और आपको अकाउंटिंग मेथड यूज कर रहे हैं पूर्ण नगद मूल्य पद्धति, तो पूर्ण नगद मूल्य से। और अगर आप पूर्ण को नहीं कर रहे हैं, केवल किसको कर रहे हैं? केवल आप संपत्ति अर्जन मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसमें बस इतने की संपत्ति जितने की थी, जितने की अर्जित की गई है। ऑप्शन बी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किराया क्रेता द्वारा चुकाई गई किस्तों में शामिल होता है। तो देखिए वो दोनों चीज देता है, उसका मूलधन कितना था और उसका साथ में ब्याज भी वो साथ साथ देता रहता है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा मूलधन और ब्याज दोनों। देखिए इन चैप्टर से हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन जो आते हैं उनको एक बार रिवाइज करना जरूरी होता है, इसलिए मैं आपको फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ। ब्याज उचंत खाता, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट विधि में कुल ब्याज को डेबिट किया जाता है ब्याज खाते में, उचंत खाते में, संपत्ति खाते में, किराया विक्रेता खाते में। तो सही ऑप्शन आपका उचंत खाता भी होगा, ब्याज उचंत खाता। ब्याज उचंत खाता विधि में कुल ब्याज को, जितना भी आप टोटल ब्याज दे रहे हो, हर किस्त में जो ब्याज जा रहा हो उन सबको टोटल कर दो। तो जो आप टोटल ब्याज दे रहे हो उसको आप डेबिट करेंगे ब्याज उचंत खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक किसके भुगतान पर
प्रत्येक किस्त के भुगतान पर ब्याज खाता क्या किया जाता है क्रेता की पुस्तकों में? क्रेता मतलब खरीदने वालों की, तो उसके लिए तो एक खर्चा है, एक्सपेंस जो इंटरेस्ट दे रहा है। और ये तो आपको पता ही है कि इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं, तो इंटरेस्ट को हमेशा क्या करते हैं हम, मतलब खर्चे को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो ये भी डेबिट हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किराया विक्रेता के लिए बेचे गए माल पर ब्याज क्या है? देखिए, किराया विक्रेता, विक्रेता कौन है? जो अपनी चीज को बेच रहा है, ठीक है। अब जब वो बेच रहा है तो उसको ब्याज अगर मिलेगा तो उसके लिए क्या होगी? वो सिंपल आय होगी, इनकम होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि नगद मूल्य 10,000 रुपए और किराया क्रय मूल्य 12,000 रुपए है तो कुल ब्याज कितना होगा? तो आप देखिए, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। नगद ले रहे हो 10 में और आपको वैसे मिल रहा हो 12 में, तो कितने का होगा? 2,000। लेकिन क्या करते हैं, ऐसा जो हलवा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसको अगर हम यहाँ रिवाइज ना करें ना, तो इसमें भी अपना दिमाग लगा देते हैं ज्यादा ही। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये अकाउंटिंग क्या होती है, हमारे जनरल लाइफ से ही रिलेटेड होती है। तो इसको आप जनरल लाइफ के एग्जाम्पल जरूर लें। किराया क्रय पद्धति में जब विक्रेता माल को वापस लेता है, ठीक है, तो अपनी पुस्तक में संपत्ति खाते का शेष कहाँ हस्तांतरित करेगा? लाभानी खाते में, व्यापारिक खाते में, सामान्य आरक्षित कोष में, या उचंत खाते में? तो सही ऑप्शन होगा आपका। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ये उसके लिए तो ये नुकसान हुआ। तो किराया क्रय पद्धति में जब विक्रेता को वापस ले लेता है, माल को ही वापस ले लिया उसने, तो क्रेता कौन था? जो खरीदा था जिसने, वो अपनी पुस्तकों में संपत्ति खाते का शेष कहाँ हस्तांतरित करेगा? तो उसको तो लॉस हो गया। उसका तो लॉस यूं हो गया कि जो पैसा गया वो गया, संपत्ति भी गई, पैसा वापस मिलेगा नहीं अब। तो ये क्या होगा? उसका लॉस हो गया, और वो लॉस को कहाँ दिखाएगा? अपने लाभ हानि खाते में दिखाएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंशिक वापसी का अर्थ है पार्शियल रिपोसेशन का क्या अर्थ होता है? विक्रेता द्वारा सारा माल वापस ले लेना, विक्रेता द्वारा कुछ माल वापस ले लेना और कुछ क्रेता के पास छोड़ देना, क्रेता द्वारा स्वेच्छा से माल लौटाना, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका बी। सही आंसर क्या होगा आपका? बी। क्या होगा इसमें? बी में आ जाएगा आपका कि आप विक्रेता क्या कर रहा है, विक्रेता कुछ विक्रेता के द्वारा कुछ माल वापस ले लेता है और कुछ छोड़ देता है क्रेता के पास ही। तो इसको बोलते हैं आंशिक वापसी। किराया क्रय पद्धति के तहत क्रेता को माल की स्थिति रखनी होती है एक स्वामी की तरह। क्रेता क्रय पद्धति के तहत क्रेता कौन है? जो माल खरीद रहा है, तो उसको वो स्वामी बन जाता है, या एक जमानतदार पहली की तरह रखता है, या एक बंधककर्ता की तरह रखता है, या एक चोर की तरह रखता है? चोर की तरह क्यों रखेगा भाई? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। वो कैसा होता है कि जैसे उसने एक जमानत दी हुई है कि ये तो राशि मैं आपको नकद दे रहा हूँ, बाकी मैं किस्तों में दूंगा, चीज मुझे दीजिए। तो वो माल को कैसे रखेगा? वो माल को रखता है निक्षेपी बनकर, जमानतदार बनकर, पहली बनकर। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज की दर न दी होने पर ब्याज की गणना किस अनुपात में की जाती है? समान अनुपात में, बकाया नगद मूल्य के अनुपात में, समय के अनुपात में, या विक्रेता की इच्छा के अनुसार? तो देखो, ये की जाती है समय बकाया नगद मूल्य के अनुपात में। तो सही आंसर होगा आपका बकाया नगद मूल्य के अनुपात में। और ब्याज की दर अगर नहीं दी हुई है तो ब्याज की गणना की जाएगी जो बकाया नगद मूल्य है, जो भी नगद मूल्य बच रहा है, उसको अनुपात में बांटा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किस्तों की राशि और नगद मूल्य बराबर हो जाता है तो इसका अर्थ है कि ब्याज की दर बहुत उच्च है, या ब्याज शामिल नहीं है, या डाउन पेमेंट शून्य है, या फिर ह्रास नहीं लगाया गया है? तो सही आंसर होगा यहाँ आपका बी।
ब्याज शामिल नहीं है, आपने उसमें ब्याज शामिल नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किराया विक्रेता द्वारा वापस लिए गए माल की मरम्मत पर किया गया खर्च डेबिट होता है। किराया विक्रेता द्वारा वापस ले लिया गया माल, किराया विक्रेता ने क्या कर दिया, अपना माल वापस ले लिया, तो उसकी जो रिपेयर थी उस पर जो खर्च किया गया है उसको वो कहाँ पर डेबिट करेगा? वो मरम्मत खाते में करेगा, रिपेयर अकाउंट में, या वापस लिए गए माल के खाते में, गुड्स रेस्पोसिस अकाउंट में करेगा, या क्रेता के खाते में, या लाभानी खाते में? तो वो माल वापस लिए गए खाते में करेगा, क्योंकि इसका वो एक अलग अकाउंट बनाएगा और उसी में इसको वो शो करेगा। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही? बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु मूल्य की वस्तुएं जैसे रेडियो, साइकिल आदि के लिए विक्रेता कौन सी पद्धति अपनाता है? किराया क्रय व्यापारिक पद्धति, देनदार पद्धति, पूर्ण नकद मूल्य पद्धति, या समता पद्धति? तो सही आंसर होगा आपका ए, किराया क्रय पद्धति, व्यापारिक पद्धति। कौन सी? किराया क्रय व्यापारिक खाता पद्धति। इसके लिए लघु मूल्य की वस्तुओं के लिए, जैसे रेडियो, साइकिल, इनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किराया क्रय स्टॉक, हायर परचेज स्टॉक का मूल्यांकन हमेशा किस पर किया जाता है? बाजार मूल्य पर, किराया क्रय मूल्य पर, फुटकर पर, या अनुमानित मूल्य पर? तो सही आंसर होगा आपका बी, किराया क्रय लागत मूल्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किराया विक्रेता वर्ष के अंत में ब्याज खाते का शेष कहाँ हस्तांतरित करता है? किराया विक्रेता वर्ष के अंत में, अब जब उसको ब्याज मिल रहा है विक्रेता को, तो उसकी तो ये आमदनी है, और ये आपको पता ही है कि जो भी आमदनी होती है वो साल के अंत में कहाँ पहुंच जाती है? जितनी भी इनकम होती है वो सब लाभानी खाते में पहुंच जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाता किराया क्रेता की पुस्तकों में नहीं खोला जाता? अब यहाँ क्रेता की बात करें, बेचने वाले की नहीं, खरीदने वाले की बात कर रहे हैं। तो संपत्ति खाता, संपत्ति तो उसके यहाँ आती है तो वो खोलेगा। किराया विक्रेता खाता, भाई हायर वेंडर कौन है जिससे उसने माल खरीदा, उसका भी खाता बना के रखना पड़ेगा। ब्याज खाता, हाँ भैया ये ब्याज दे रहा है तो इसको भी बनाना पड़ेगा, बट किराया क्रेता खाता नहीं बनाएगा, क्योंकि वो क्रेता तो खुद ही है, तो वो किराया क्रय खाता नहीं बनाता, मतलब डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अब हम यहाँ पर देखेंगे किस्त भुगतान पद्धति से, इससे किस्त भुगतान पद्धति से। तो किस्त भुगतान पद्धति में माल का स्वामित्व, ओनरशिप का हस्तांतरण कब होता है? देखिए यही क्वेश्चन उसमें पूछा था, हायर परचेज सिस्टम में, यहाँ भी पूछ रहा। तो क्या अंतिम भुगतान पर, या अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय, या कभी नहीं, या आधी किस्तों के भुगतान पर? तो देखिए यहाँ ऑप्शन आंसर यहाँ पर बदलेगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा अनुबंध करते ही। अगर आपने अनुबंध किया है ना, ये देख लो फर्क कितना है। अगर आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में खरीद रहे हैं, किस भुगतान पद्धति में, तो जब आप अनुबंध कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, तभी आपको ओनरशिप मिल जाएगी, आपको स्वामित्व मिल जाएगा। लेकिन हायर परचेज सिस्टम में जब तक सारी किस्तों पूरी नहीं कर देते हो तब तक आपका हस्तांतरण, स्वामित्व नहीं मिलता। ये दोनों में अंतर होता है, याद रखना। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता और विक्रेता के बीच संबंध होता है? निक्षेपी और निक्षेपी ग्राही का, ऋणी और धनी का, स्वामी और नौकर का, प्रधान और एजेंट का? तो सही आंसर होगा आपका बी, ऋणी और धनी का, डेटर और क्रेडिटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता किस्त देने में असफल रहता है तो विक्रेता माल वापस ले सकता है? माल वापस नहीं ले सकता, केवल बकाया राशि के लिए मुकदमा कर सकता है, या अनुबंध रद्द कर सकता है, या फिर माल को दोबारा बेच सकता है? वहां की तो आपको याद है, अगर आप हायर परचेज पर खरीदते थे और आप पैसा नहीं देते थे पूरा, तो वो आपसे आपका माल वापस ले जाता था, क्योंकि वो माल अभी उसी का था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो माल वापस नहीं ले जा सकता, केवल जो पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं उसके लिए मुकदमा कर सकता है। ठीक है, उसके लिए क्लेम कर सकता है कि हमारा पैसा दे दीजिए बस, लेकिन माल वापस लेके नहीं जा सकता। ये अंतर है दोनों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस्त भुगतान पद्धति किस अधिनियम द्वारा शासित होती है? तो कौन सा अधिनियम है जो यहाँ पर काम करता है? तो यहाँ पर जो काम होता है वो आपका किराया अधिनियम 1972, या वस्तु विनिमय अधिनियम 1930, या भारतीय अनुबंध अधिनियम 1972 या कंपनी अधिनियम 2013। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका वस्तु विक्रय अधिनियम। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। याद रखना, वस्तु विक्रय अधिनियम के द्वारा ये शासित की जाती है। नेक्स्ट, किस भुगतान पद्धति में क्रेता की पुस्तकों में अनुबंध के समय ब्याज उचंत खाता इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट किया जाता है? कहाँ पर? किस भुगतान पद्धति में क्रेता जो खरीदने वाला है उसकी पुस्तकों में करें, वो अपने यहाँ बुक्स में क्या करेगा? उचंत खाते को वो डेबिट करेगा, क्रेडिट करेगा, कुछ नहीं करेगा, या ट्रांसफर कर देगा, हस्तांतरित कर देगा? सही ऑप्शन होगा डी। क्या करेगा वो? ब्याज तो उसके लिए खर्चा ना, खर्चे को क्या कहते हैं? डेबिट, तो वो अपने यहाँ डेबिट करेगा। विक्रेता की पुस्तकों में अनुबंध के समय ब्याज उचत खाता क्या किया जाता है? अब यहाँ विक्रेता के यहाँ, जब उसके यहाँ डेबिट था तो इसके यहाँ क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसके यहाँ क्या होगा? क्रेडिट होगा। किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता माल को तीसरी पार्टी को बेच सकता है? देखिए, बात करें क्रेता की, मतलब खरीदने वाला। जो खरीदने वाला है क्या वो माल को तीसरी पार्टी को बेच सकता है? तो इसकी विशेषता देखो, बिल्कुल सकता है, बेच सकता है, बिल्कुल सकता है। तो ये देखो, उसमें नहीं बेच सकता था क्योंकि उसमें स्वामित्व नहीं था, बट यहाँ बेच सकता है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो किस्त भुगतान पद्धति में कुल ब्याज टोटल इंटरेस्ट की राशि होती है? किस्त भुगतान पद्धति में नगद मूल्य माइनस किस्त मूल्य, अनुबंध अपूर्ण नगद मूल्य, कुल किस्त मूल्य माइनस नगद मूल्य, या शून्य? तो सही ऑप्शन होगा आपका सी। दोनों ही यहाँ बराबर है। वहां भी यही था कि जो किस्तों में भुगतान है, जो नगद मूल्य है, उसके अंतर को ही हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। यहाँ भी वही है, दोनों में सेम है ये। किस्त भुगतान पद्धति में क्रेता के दिवालिया होने पर विक्रेता को क्या अधिकार होता है? भाई मान लेते हैं, अगर माल बेचा आपको, आपको नहीं, माना ए ने बी को माल बेचा और बी हो जाता है दिवालिया, उसकी ये कंडीशन हो जाती है कि वो पैसा वापस नहीं कर सकता। तो इसमें जो विक्रेता को काहे का अधिकार होगा? पूरा माल उठाने का, या लाभांश के लिए अधिकारी समापक के पास दावा करने का, या क्रेता की अन्य संपत्ति को जब्त करने का, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा लाभांश के लिए वो केवल दावा कर सकता है। वो समापक से दावा कर सकता है बस। समापक कौन है? जो उसकी कंपनी को या उसकी एसेट बेच रहा होगा, उससे ये दावा कर सकता है कि मैं भी लेनदार हूँ, मुझे भी पैसे देना। नेक्स्ट है, विक्रेता की पुस्तक में किस भुगतान पद्धति के तहत बिक्री को माना जाता है? पूर्ण नगद बिक्री, पूर्ण उधार बिक्री। विक्रेता की पुस्तकों में किस्त भुगतान पद्धति के तहत बिक्री को क्या माना जाता है? पूर्ण नगद बिक्री कहते हैं, पूर्ण उधार बिक्री कहते हैं, या किराया बिक्री कहते हैं, या आकस्मिक बिक्री कहते हैं? सही आंसर होगा आपका पूर्ण उधार बिक्री। तो क्या समझता है इसको? वो समझता है कि ये उधार में माल बिक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस्त भुगतान पद्धति में ह्रास चार्ज किया जाता है विक्रेता द्वारा, क्रेता द्वारा, दोनों के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं? ऑप्शन होगा बी सही, क्योंकि जब संपत्ति ले ली जाती है क्रेता के द्वारा, क्रेता ही उसको यूज कर रहा है, तो क्रेता ही उस पर टैप लगाएगा। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेता की पुस्तक में ब्याज उचन खाता का शेष दर्शाता है और चिट्ठे में कहाँ दिखाया जाता है? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट जो है, क्रेता की बात हो रही है, उसके लिए ये कहाँ पर दिखाएगा? देखिए, अभी आपको याद है मैंने इसको क्या बताया था? मैंने कहा था कि उसके लिए खर्चा है, और अगर कोई खर्चा रिटर्न ऑफ नहीं होता तो हम उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। तो एसेट साइड मतलब संपत्ति पक्ष में, बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में भी इसको शो कर देंगे। ऑप्शन आपका बी सही होगा। किस्त भुगतान पद्धति में डाउन पेमेंट करने पर क्रेता की प्रविष्टि होगी। अब आप देखिए,
क्रेता अपने यहाँ कैपिटलिस्टी करेगा जब डाउन पेमेंट दे रहा है, मतलब कुछ पैसा भी क्रेता को दे रहा है, तो क्या एंट्री करेगा? पहली बात तो बैंक जा रहा है तो डेबिट क्रेडिट होगा बैंक। जब बैंक जा रहा है तो क्रेडिट होगा, और जो पाने वाला है उसको डेबिट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। पाने वाला क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस्त भुगतान पद्धति और किराया क्रय पद्धति में मुख्य अंतर किस तत्व का है? दोनों में मेन क्या अंतर है? किस्तों की संख्या का अंतर होता है, ब्याज की गणना का होता है, स्वामित्व के हस्तांतरण का होता है, या ह्रास की दर का होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जो सी ऑप्शन है, देखिए ओनरशिप का होता है। एक में तो ओनरशिप, हायर परचेज सिस्टम में तो ओनरशिप आपको तब मिलेगी जब लास्ट किस्त आ जाएगी, बट किस्त भुगतान पद्धति में ओनरशिप आपको तुरंत मिल जाती है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट, किस्त भुगतान पद्धति में संपत्ति का जोखिम अनुबंध के तुरंत बाद किसका होता है? अनुबंध हो गया। अब अगर कुछ संपत्ति में हो जाता है तो जोखिम किसका होगा? तो वो खरीदने वाले का ही होगा। अगर ऐसा ना होता तो खरीदने वाला तो फिर बेधड़क होकर इसको केयरलेस तरीके से यूज करता। इसलिए क्रेता की ही जिम्मेदारी होगी, जोखिम इसी का होगा। ब्याज उचंत उचंत खाता वर्ष प्रति वर्ष बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, स्थिर रहता है, बंद हो जाता है। तो सही और जो आंसर होगा वो होगा आपका बी, घटाया जाता है। तो ब्याज उचंत खाता है, ये कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब क्रेता द्वारा देय किस्त देय होती है तो वह प्रविष्टि करता है। अब देखो, किस्त दे रहा है कौन? क्रेता। जिसने माल खरीदा है वो किस्त दे रहा है, तो जब किस्त दे रहा है तो क्या करेगा वो अपने यहाँ? किस्त में इंटरेस्ट भी जरूर होगा, ठीक है, और ये भी किसको कह रहा है? ड्यू। अच्छा, ड्यू करने पर तो देखिए, जब हम ब्याज होता है तो उसको ड्यू करने पर क्या करते हैं? डेबिट। और किसको देना है? उसको क्रेडिट। तो उसी के हिसाब देखिए, इंटरेस्ट डेबिट और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। कहाँ से जाना है? इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट से। ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रेता वर्ष के अंत में ब्याज उचित खाते से अर्जित ब्याज को कहाँ भेजता है? विक्रेता मतलब बेचने वाला, तो उसको जब उच्चंत खाते से अर्जित ब्याज को वो कहाँ भेजेगा? सेल्स अकाउंट में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या फिर इंटरेस्ट अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट, या परचेज? तो वो सही ऑप्शन होगा आपका इंटरेस्ट अकाउंट दैट टू पीएनएल अकाउंट, पहले इंटरेस्ट अकाउंट में फिर पीएनएल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस्त भुगतान पद्धति व्यवसायिक दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त है कम टिकाऊ वस्तुओं के लिए, उन वस्तुओं के लिए जिनका पुनः विक्रय मूल्य नगण्य होता है, बहुत महंगी जमीनों के लिए, केवल सरकारी ठेकों के लिए? तो किस्त भुगतान पद्धति व्यवसायिक दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त बताइए किसके लिए है? तो सही ऑप्शन होगा उन वस्तुओं के लिए जिनका पुनः विक्रय मूल्य नगण्य होता है, मतलब जिनको अगर आप दोबारा वापस खरीदते हैं तो उनको आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या है? किस्त भुगतान पद्धति अपनाई जाती है। नेक्स्ट, यदि नगद मूल्य 50,000 रुपए है, डाउन पेमेंट 10,000 रुपए है, और 15,000 की 3 किस्तें हैं, तो कुल ब्याज कितना होगा? तो भाई 15,000 की 3 किस्तें हैं, तो सॉरी, 15,000 आपने 3 बार दिए, 45,000 तो ये हो गए। डाउन पेमेंट आपने 10,000 दिया, तो 45 से 10 55, और नगद मूल्य है 50,000 का। तो यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है दोनों में? दोनों में जो अंतर आ रहा है 5,000 का आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? सिंपल 5,000 का कुल ब्याज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, विभागीय लेखांकन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग देखते हैं। तो विभागीय खाते में विभागीय खाते डिपार्टमेंटल अकाउंट्स तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप डिपार्टमेंटल अकाउंट क्यों बना रहे हैं? प्रत्येक विभाग की अलग अलग लाभप्रदता जानने के लिए, या
संस्था की कुल संपत्तियों का जानने के लिए या आयकर बचाने के लिए, विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए? तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ऑप्शन ए। सही क्या होगा? ऑप्शन ए। प्रत्येक विभाग की अलग अलग आपको लाभप्रदता देखनी है, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, कितना कितना प्रॉफिट, कौन कौन सा विभाग से कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए अलग अलग आप उनके विभाग के अकाउंट बनाते हैं। विभागीय खाते किस प्रकार के व्यवसाय के लिए आवश्यक है? डिपार्टमेंटल अकाउंट बताइए कौन से तरह के बिजनेस के लिए आवश्यक है? जो केवल एक ही वस्तु को बेचते हैं, जहां एक ही छत के नीचे कई प्रकार की वस्तुएं विभाग संचालित होते हैं, छोटे फुटकर विक्रेताओं के लिए या कृषि फार्मों के लिए? देखिए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है आपका, ऑप्शन बी। जहां पर वस्तु अलग अलग विभागों द्वारा बेची जाती है तो किस विभाग से कितना प्रॉफिट हुआ वो देखना जरूरी हो जाता है, इसलिए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा यहाँ? ऑप्शन आपका बी यहाँ करेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माल प्राप्त करने वाले विभाग ट्रांसफर डिपार्टमेंटल के लिए अंतर विभागीय हस्तांतरण क्या है? वो क्रय कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, स्टॉक है, व्यय नहीं है? देखिए एक विभाग दूसरे विभाग को माल भेज रहा है, ठीक है, तो जो माल प्राप्त करने वाला विभाग है, तो वो माल को जो प्राप्त कर रहा है उसके लिए वो क्या है? तो उसके लिए वो क्रय है। वो क्या मानता है कि हाँ भाई ये मैंने क्रय किया है, अब इसको मुझे बेचना है। नेक्स्ट है, माल भेजने वाले विभाग के विभागीय व्यापारिक खाते में हस्तांतरण को लिखा जाता है। माल भेजने वाले के यहाँ की बात हो रही है, विभाग के विभागीय व्यापारिक खाते में हस्तांतरण को लिखा जाता है। तो आप उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? देखो सीधी बात है, जब हम उसको माल भेज रहे हैं, जब हम उसको माल भेज रहे हैं तो जो पा रहा है उसको डेबिट और जो जा रहा है क्रेडिट। अभी हम विभागीय व्यापारिक खाते में हस्तांतरण को क्या कहा जाएगा? अब हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट। जो माल जा रहा है उसको क्रेडिट। विभागीय खाते में किराया एवं कर को विभागों के बीच किस आधार पर आवंटित किया जाना चाहिए? प्रत्येक विभाग की बिक्री के आधार पर, प्रत्येक विभाग द्वारा दिए गए फर्श के क्षेत्रफल के आधार पर, कर्मचारियों की संख्या के आधार पर, या समान रूप से? तो सही ऑप्शन होगा आपका बी। प्रत्येक विभाग द्वारा घेरे गए फर्श के अनुसार, क्षेत्रफल के आधार। रेंट की बात हो रही है ना, किराए की, तो जितना जो जगह घेर रहा है उससे उतना ही किराया लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश एवं शक्ति का व्यय का विभाजन किस आधार पर होना चाहिए? अब देखो जो लाइट जल रही है, अब अलग अलग डिपार्टमेंट में बन रही है, जल रही है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट पर किस आधार पर आप उतना चार्ज करेंगे ये जो खर्चा है? बिक्री के आधार पर, प्रकाश बिंदु की संख्या, सब मीटर मीटर या रीडिंग के आधार पर, फर्श के क्षेत्रफल या मजदूरी के अनुपात में? तो सही आंसर होगा आपका बी। क्योंकि आप देखेंगे कि जो बिंदु जल रहे हैं, जैसे किसी में 4 लाइटें हैं, तो 4 लाइट के आधार पर पैसा दिया जाएगा प्रकाश का। कहीं 2 लाइट जल रही है तो 2 के आधार पर, कहीं 10 लाइट जल रही है तो 10 लाइट के आधार पर। बिक्री पर कमीशन, कमीशन ऑन सेल को किस अनुपात में बांटा जाता है? क्रय अनुपात में, विभागीय बिक्री के अनुपात में, पूंजी के अनुपात में, या समान अनुपात में? सही आंसर होगा विभागीय के अनुपात में। जो कमीशन होता है सेल पर, वो सभी विभागों में बिक्री के अनुपात में बांटा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका भी सही होगा। विज्ञापन व्यय का आवंटन सामान्यतः किस आधार पे होता है? एडवर्टाइजमेंट का, प्रत्येक विभाग के टर्नओवर अपॉन बिक्री पर, या क्रय पर, या स्टॉक के मूल्य पर, या समान रूप से? यह विज्ञापन की बात हो रही है, तो ये देखेंगे कि विज्ञापन व्यय जो हुआ है उसमें किसका टर्नओवर कितना है, किसकी कितनी बिक्री हुई है, उसके आधार पर हम विज्ञापन व्यय को बांट देंगे। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा जा चुका है। संपत्तियों पर ह्रास को बांटने का सबसे अच्छा आधार क्या है?
ह्रास बांटना है। प्रत्येक विभाग की बिक्री पर प्रत्येक विभाग में प्रयुक्त कितनी संपत्ति है उसके मूल्य पर, फर्श के क्षेत्रफल पर या शुद्ध लाभ के अनुपात में। तो सही आंसर होगा आपका बी। प्रत्येक विभाग में कितनी संपत्तियां हैं उसके आधार पर हम डेप्रिसिएशन को बांट देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन संपत्ति पर ही अप्लाई होता है। श्रमिक कल्याण व्यय को विभाजित किया जाता है बिक्री के अनुपात पर। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसिव में प्रत्येक विभाग में कितने कर्मचारी हैं इसकी संख्या के अनुपात पर, मजदूरी के अनुपात में या क्षेत्रफल के आधार पर। तो देखिए नाम से ही पता लग रहा है आपको, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। किस विभाग में कितने एम्प्लॉय हैं उसी के आधार पर हम लेबर वेलफेयर एक्सपेंस को बांट देते हैं। नेक्स्ट है, यदि अंतर विभागीय हस्तांतरण लाभ मूल्य पर होता है तो स्टॉक रिजर्व की आवश्यकता होती है या नहीं होती है, या केवल वर्ष के अंत में होती है। देखो अंतर विभागीय हस्तांतरण लागत मूल्य पर होता है। क्या हो रहा है कि जो डिपार्टमेंट है वो आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स को, वो भी किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो ये जो स्टॉक रिजर्व की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, कि कितना रिजर्व किसके पास है स्टॉक, बताइए, होगी या नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आप अपने अपने पास सब अपना हिसाब रख रहे हैं कितना माल आया। स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाने की यहाँ जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अंतर विभागीय जब अंतर विभागीय हस्तांतरण बिक्री मूल्य पर होता है और प्राप्तकर्ता विभाग के पास बिना बिका स्टॉक बच जाता है तो उसे शामिल न कमाए गए लाभ को क्या कहते हैं। अप्रत्यक्ष लाभ, अवास्तविक लाभ, शुद्ध लाभ या गुप्त संचय। कह रहे हैं जब अंतर विभागीय हस्तांतरण बिक्री मूल्य पर होता है, कॉस्ट पर नहीं हो रहा, और प्राप्तकर्ता विभाग के पास बिना स्टॉक बच जाता है, तो उसमें शामिल न कमाया गया किया गया मतलब लाभ को क्या कहते हैं। ऑप्शन होगा उसको कहते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अवास्तविक लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवास्तविक लाभ को समाप्त करने के लिए बनाया जाता है। तो अवास्तविक लाभ है उसको समाप्त करने के लिए क्या बनाया जाता है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ये भी आपको याद रखना है, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन नहीं बोले। मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो अवास्तविक लाभ है उसको क्या करना है, आपको समाप्त करना है, तो उसके लिए आपको क्या बनाना होता है, स्टॉक रिजर्व खाता। रिजर्व स्टॉक रिजर्व अकाउंट या स्टॉक रिजर्व अकाउंट या स्टॉक रिजर्व खाता जब पूरी साल हो जाती है तो वर्ष के अंत में कहाँ डेबिट किया जाता है, भाग्य व्यापारिक अकाउंट में या सामान्य लाभ खाते में या व्यक्तिगत लाभ हानि खाते में या आर्थिक चिट्ठे में। तो सही ऑप्शन होगा आपका बी, सामान्य लाभ हानि खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य लाभ हानि खाता जनरल प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। विभागीय लाभ जानने के लिए, उन आय और व्ययों को लिखने के लिए जिन्हें विभाग में विभाजित नहीं किया जा सकता, या केवल कर की गणना के लिए। सही ऑप्शन होगा आपका बी। सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। उन आय और व्यय को लिखने के लिए जिन्हें विभागों में विभाजित नहीं किया जाता, उसके लिए एक जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। तो कुछ भी ऐसे होते हैं जिन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट को नहीं बांट सकते, तो वो सब कहाँ लिख जाते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भी है विभागों में विभाजित करना कठिन है और उसे सामान्य जनरल लाभ हानि खाते में आप लिखोगे। अभी तो बात हो रही थी लाभ हानि खाते में कौन से खर्चे लिखते हैं, इसको हम सभी में नहीं बांट सकते। तो ऐसा कौन सा खर्चा है, सामान्य प्रबंध का वेतन, कंपनी के ऋण पत्रों पर ब्याज, आयकर या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन यह होगा डी, प्रबंध का वेतन हो वो भी कौन सा, जो जनरल प्रबंध है, किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं, जनरल प्रबंध। कंपनी के ऋण पत्र पर ब्याज दे रहे हैं वो सभी डिपार्टमेंट को लगेंगे और इनकम टैक्स भी सभी से एक साथ जाता है, तो उपरोक्त सही आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
कैरेज इनवर्ड आवक गाड़ी भाड़ा को किस अनुपात में विभाजित किया जाता है? अब देखिए जैसे माल आया है तो उस पर भाड़ा दिया होगा आपने, इनवर्ट दिया होगा, कैरेज दिया होगा, तो उसको विभाग की बिक्री के अनुपात में करोगे, विभाग के किराए अनुपात में करोगे या समानुपात में, स्टॉक अनुपात में? तो सही ऑप्शन जो होगा यहाँ होगा बी। किसने कितना परचेज किया है माल, उसी के हिसाब पर यहाँ पर किराया या भाड़ा लग जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, अब कैरेज आउटवर्ड की बात कर रहे हैं तो ये किस पर होगा, किराए पर, बिक्री पर, कर्मचारियों पर, दूरी पर? तो ये सीधा उसका जब अपोजिट हुआ है तो आंसर भी अपोजिट होएगा, किस पर हो जाएगा, बिक्री पर, सेल पर। जाने का सेल पर, आने का परचेज पर। बिक्री कर या जीएसटी को किस आधार पर आवंटित करोगे, कुल लागत पर, विभागीय पर, समान भाग पर या फिर विभागीय क्रय पर? ऑप्शन बी सही होगा, किस विभाग की बिक्री कितनी हुई है इस आधार पर जीएसटी को अनुपात वो करेंगे, डिवाइड करेंगे। विभागीय बही खाता पद्धति के अंतर्गत जब प्रत्येक विभाग के लिए अलग स्वतंत्र बहियां रखी जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं, एकात्मक प्रणाली, स्वतंत्र विभागीय प्रणाली, स्तंभ आकार प्रणाली या केंद्रीय प्रणाली? सही ऑप्शन होगा आपका स्वतंत्र विभाग प्रणाली। स्वतंत्र रूप से हर विभाग के लिए अलग अलग क्या रखी गई है, अलग अलग पद्धति अपनाई गई। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आमतौर पर विभागीय खातों में खाने वाली विधि का प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं कॉलम्स, कॉलम्स वाली विधि का प्रयोग किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्तंभ व्यापारिक एवं लाभ खाने खाता। यदि विभाग ए ने विभाग बी को 10 लाख 10 हजार का माल प्लस 25 लागत पर भेजा, विभाग बी के पास वर्ष के अंत में इस माल का 25 हजार का स्टॉक बच गया, बेचे रिजर्व की राशि क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। यदि विभाग ए ने विभाग बी को 10 हजार रुपए का माल बेचा और वो भी प्लस 25% लाभ पर बेचता है, तो पहली बात तो आपको यहाँ निकालना पड़ेगा कि ये यहाँ ये 10 हजार रुपए का माल है तो ये रियल में है कितने का। इसी तरह से फिर उस माल में से विभाग बी के पास साल के अंत में, वर्ष के अंत में 2500 रुपए का स्टॉक बच गया। तो यहाँ पर जो माल बचा है इसमें स्टॉक रिजर्व की कितनी राशि है, आपका कितना पैसा लगा हुआ है, तो 20%। याद रखना जब आप 20-25% लाभ ले रहे हैं तो इसमें जो वो आता है ना आपका परसेंटेज आती है आपकी लागत पर, वो 20% आती है, मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 2500 को डिवाइड क्या करेंगे, 2500 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 500 रुपये, मतलब ऑप्शन ए सही होगा। हो जाता है ठीक, वरना आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इसका आपको जरूर लिंक देंगे कि हमने किस वीडियो में ये कराए हुए हैं न्यूमेरिकल। बीमा प्रीमियम किस अनुपात में बांटा जाता है, या बीमा प्रीमियम की बात करें तो बीमा बताइए आप कैसे देंगे, फर्श के आधार पर, प्रत्येक विभाग की औसत स्टॉक के अनुपात में, या विभागीय बिक्री पर, या समान रूप से? इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको जितने भी मैंने कराए हैं आप इनको देख लें, पक्का आपका जरूर क्वेश्चन एक ना एक लगेगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होगा, प्रत्येक विभाग के औसत स्टॉक मूल्य के आधार पर, किसमें कितना स्टॉक मूल्य औसत है उसके आधार पर बीमा प्रीमियम का अनुपात में बांटेंगे बीमा प्रीमियम को। कैंटीन के खर्च को विभाग में बांटने का तार्किक आधार क्या होगा, कैंटीन का खर्च की बात हो रही है तो इसे किस पे बांटोगे, तो भैया एक कैंटीन में कितना टर्नओवर तो नहीं होगा, प्रबंध वेतन, तो क्या होगा, कर्मचारियों की संख्या कितनी है, क्या कर्मचारियों की संख्या कितनी है उसके आधार पर। यदि किसी व्यय को बांटने का कोई स्पष्ट आधार न हो तो उसे लास्ट आप कहाँ दिखाएंगे, तो उसे बिक्री के अनुपात में बांट दोगे, सामान्य लाभानी खाते में, या फिर उसे छोड़ दोगे, या उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल दोगे? क्वेश्चन बढ़िया है ना। तो उसको क्या करोगे आप, उसको आप फिर जनरल अकाउंट में दिखाओगे। बताया था ना जनरल अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं,
जब यही पता न चले कि कौन से विभाग का कितना खर्चा है। तो उसके लिए हम एक जनरल लाभ हानि खाता बना लेते हैं। विभागीय खातों से प्रबंधकों को मदद मिलती है। अगर आप डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बना रहे हैं तो जो प्रबंध हैं उनको क्या हेल्प मिलती है? हानि वाले विभाग की पहचान करने में सक्षम हो जाते हैं, बिल्कुल। भविष्य की नीतियों को बजट बनाने में, हाँ बिल्कुल। विभागीय विभागों की कार्यकुशलता मापने में, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? इन सभी में सहायता मिलती है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। बैड डेट्स, बैड डेट्स को किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा? क्रय के, बिक्री के, सेल्स के अनुपात में, देनदारों के शुरुआती शेष अनुपात में? तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर बी, कुल बिक्री के अनुपात में। ठीक है, अगर बैड डेब्ट आ रहे हैं तो हर विभाग के कुल बिक्री के आधार पर हर विभाग को दिए जाएंगे। नेक्स्ट है मरम्मत और रख रखाव। व्यय का आवंटन किस आधार पर होता है? फर्श का क्षेत्रफल, इसका मरम्मत और रख रखाव या संबंधित विभागों में संपत्तियां मशीनें कितनी है उनके मूल्य पर, या कुल उत्पादन पर, या समान रूप से? तो ये सिंपल आंसर आ रहा है कि भाई किसमें कितनी संपत्तियां हैं उसके आधार पर। देखिए जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमने उस तरह के आपको क्वेश्चन दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विभागीय खातों के संबंध में क्या सत्य है? यह पूरी संस्था के लिए अलग अलग कानूनी संस्थाएं बनाता है। यह केवल एक ही व्यापारिक इकाइयों के लिए विभागीय विभागों का आंतरिक विश्लेषण है। यह बाहरी शेयरधारकों को रिपोर्ट करने के लिए अनिवार्य है। इससे कुछ शुद्धता बदल जाती है। तो विभागीय खाते के संबंध में जो सत्य बात है वो है आपका, यह केवल एक व्यापारिक इकाई के लिए विभिन्न विभागों में आंतरिक विश्लेषण है। उनका आंतरिक विश्लेषण क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आपके आज के 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ठीक है, पूरे 100 क्वेश्चन। अगर आप इनके आंसर भी लिखना चाहें तो आंसर लिख सकते हैं, और आप बिना करने के बाद जब इसमें आंसर मिला सकते हैं। ये आपके लिए क्या है? इनके आंसर है। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें। आपका एग्जाम है, कामना करते हैं कि आपका जो एग्जाम है उसमें आपको सफलता जरूर मिले। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।